Okay, students, so we had read the chapter Sparrows till page 143. We were on the last para, and let us continue from the last para. हमने पढ़ा था बेटा कि जब रहीम खान अपने घर की सफाई करने लगता है, he decides to take a day off from work, so he decides to clean the hut. And while cleaning the hut, he finds a nest. एक उसको घोंसला दिखता है जिसमें चिड़िया जो है ट्विटर कर रही है, मीन दे आर चर्पिंग एंड दे आर फ्लटरिंग, उड़ रही हैं इधर उधर. इतना हमने पढ़ा. लेट अस रीड ऑन. His first impulse was to wreck the nest with one stroke of his pole. तो उसका फर्स्ट इम्पल्स, सबसे पहले उसके दिमाग में क्या आया? दैट ही शुड wreck. Wreck means destroy, break, तोड़ दे उस घोंसले को एक ही स्ट्रोक में, एक ही वार में, उस पोल के साथ, उस डंडे से मार दे. But something within him made him desist. लेकिन कोई चीज थी जिसने उसको रोक लिया, which stopped him. Maybe उसकी inner kindness जो कहीं छुप गई थी, it stopped him. Throwing down the pole, he brought a stool and climbed up on it to get a better view of the sparrow's home. डंडा उसने फेंक दिया एंड स्टूल लेके आया सो दैट जरा अच्छे से देख सके उनके घर को, उनके नेस्ट को. टू लिटिल अंडरलाइन इम्पोर्टेंट, टू little featherless mites of red flesh, baby sparrows hardly a day old, lay inside. तो दो छोटे छोटे featherless mites. Mites बेटा बेसिकली इंसेक्ट्स, छोटे 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 क्रीचर्स थे वहां पे, छोटे छोटे बच्चे थे उनके स्पैरोज के. हार्डली अ डे ओल्ड, शायद वो एक दिन भी नहीं हुआ था उनको प्रॉपरली. सो दे वर प्रीटी यंग, वेरी यंग. Okay. So while their parents hovered round Rahim Khan's face, screaming threateningly. तो वो उनके दोनों बच्चों को उसने देखा, मिटन्स को, छोटे छोटे बच्चों को. और जब वो देख रहा था तो उनके जो पेरेंट्स थे, जो चिड़िया थी दोनों, they were hovering round. Hovering means गोल गोल चक्कर लगाना रहीम खान के सर के ऊपर. They were screaming threateningly. बेटा अगर आप कभी किसी भी बर्ड के नेस्ट के पास गए हो, आपको पता होगा what it means. They are, वो threateningly आपको डराने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं. They scream. In fact, they also attack you with their beak. वो चोंच से आप पे अटैक भी कर देते. He barely had a glimpse of the inside of the nest. उसने बड़ी मुश्किल से झांका ही था अभी घोंसले के अंदर. When the mother sparrow attacked him, वही हुआ जो हमेशा birds करते हैं. मदर ने उस पे अटैक कर दिया. Oh damn you vixen! You must have plucked out my eye, he exclaimed with his characteristic hollow laugh and climbed down from his perch. So जैसे ही उसने अटैक किया उसके ऊपर, उसने मदर स्पैरो ने अपनी चोंच के साथ, he said, oh damn you vixen. Vixen का मतलब क्या होता है? Fox. Basically, you know, he's cursing the sparrow कि अरे तुमने तो मेरी आंख ही निकाल दी थी almost. And with his characteristic hollow laugh. तो इतने सालों, 30 साल की ऐसी लाइफ के बाद उसकी हंसी भी कैसी होगी थी? हॉलो. हॉलो क्या होता है? खोखली. तो वो खोखली हंसा वो, जोर जोर से, विदाउट मच इमोशन, एंड क्लाइम डाउन हिज पर्च. तो वो नीचे उतर आया. He was strangely amused by the little bird's heroic effort to save her home and children. ये अंडरलाइन करो, ये बहुत ज्यादा इस चीज ने उसको इम्पैक्ट किया, उस पर असर डाला. ये छोटा सा बर्ड, छोटा सा एक क्रीचर है, वो कितना प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, और उसने कितने हीरोइज्म के साथ, कितने हिम्मत के साथ अपने घर को बचाया उसने. So the sparrow's nest suffered no harm that day. उस दिन स्पैरोज के उस घोंसले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.
एंड पीस reigned इन रहीम खान हट। तो सब शांति ही थी। जो उसका पहला ख्याल था कि वो तोड़ देगा उसको हट को, he changed his mind. नेक्स्ट डे he resumed his daily work। रोज का काम उसने कंटिन्यू किया। resumed means continued। Still no one talked to him in the village। कोई भी अभी भी बात करना पसंद नहीं करता था उससे। From morning till late in the afternoon he would toil in the field, plowing the furrow and watering the crops। तो दिन रात वो वही सुबह से लेकर शाम तक वो यही काम करता था। Toil in the field means work hard in the field। Plowing हल चलाता था फरोज में means वहां पे खेतों में हल चलाता था, फसलों को पानी देता था। एंड सूरज ढलने से पहले घर नहीं आता था। मीन्स सॉरी नहीं, सूरज ढलने से पहले घर आ जाता था। देन ही वुड लाई ऑन हिज कॉट। बैठ जाता था फोल्डिंग बेड पे, स्मोकिंग द हुक्का, वॉचिंग विद lively interest the antics of the sparrow family। अंडरलाइन। और आके उसकी एक ही दिनचर्या होती थी, रूटीन होती थी। हुक्का पीता था बैठ के अपने बेड पे। एंड स्पैरो की जो फैमिली है उनके एंटिक्स को बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट से देखता था। एंटिक्स होते हैं बेटा यू नो क्रेजी बिहेवियर आप बोल लो, कि मतलब उनका उछल कूद, उनका हंसना गाना सब देखा करता था वो। सो ही हैड अ गुड टाइम पास। The two little ones had now grown into five fine young birds। अब वो बड़े हो रहे थे, वो छोटे छोटे जो बच्चे थे जिनके तब पंख भी नहीं थे, featherless थे वो। Underline, he called them Nuru and Bundu after his lost sons whom he had not seen for several years। तो उन दोनों बच्चों का नाम उसने अपने बेटों के नाम पे रख दिया, नूरू एंड बुंदू, जिनको बड़े सालों से वो मिल भी नहीं पाया था। The four sparrows were his only friends in the world। Underline, very important। His neighbors were still frightened of him and regarded his recent peaceful behavior with suspicion। तो आसपास के जो लोग थे, गांव के जो लोग थे, अभी भी उससे नफरत करते थे, अभी भी उससे फ्राइटन थे, डरते थे। एंड उसका जो ये रिसेंटली शांत बिहेवियर था, उसके बिहेवियर में एक रिमार्केबल चेंज आया था। और इस चेंज को भी वो कैसे देखते थे, शक की निगाह से, सस्पिशन से देखते थे। सस्पिशियस लगता था उनको कि इसको एकदम से क्या हो गया। They were genuinely astonished that for some time no one had seen him beating his bullocks। Nathu and Chiddu themselves were happy and grateful। Okay, so सारे सच में बहुत हैरान थे। Astonished means surprised that किसी ने भी उसको mercilessly अपने बुलॉक्स को, अपने बैलों को पीटते नहीं देखा था, जैसे कि वो हमेशा पीटा करता था। नत्थु और छिद्दू ये दोनों नाम है उसके बैलों के। वो भी बड़े खुश थे और शुक्रगुजार थे, ग्रेटफुल थे कि उनको भी मार नहीं पड़ती। देयर ब्रूज्ड बॉडी हैड ऑलमोस्ट हील्ड। पुअर बेचारे वो जो बुलॉक्स थे, बैल थे, उनकी जो ब्रूज्ड बॉडी थी, मीन्स जो घाव थे उनकी बॉडीज पे, वो भी अब भरने लगे थे, अब उनको मार नहीं पड़ती। So this remarkable came over in this man Rahim Khan because of this family of sparrows। One monsoon evening, when the sky was overcast with threatening clouds, Rahim Khan returned from the fields a little earlier than usual। He found a group of children playing in the road। They ran away as they saw him, and even left their shoes behind there in their haste। तो थोड़ा बारिश का मौसम था, काफी मॉनसून इवनिंग थी, तो बादल भरे हुए थे आसमान में। तो वो अपने खेतों से आ रहा था एज यूजुअल, हमेशा की तरह। थोड़ा सा जल्दी आ गया था बिकॉज ऑफ द रेनी वेदर। और उसने थोड़े बच्चों को देखा गली में खेलते हुए। जैसे ही बच्चों ने उसको देखा वो भाग गए, क्योंकि उसकी इमेज ही ऐसी थी। तो इतनी डर से भागे कि कुछ तो अपने जूते चप्पलें भी पीछे ही छोड़ गए। In vain did Rahim Khan shout, "Why are you running away? I'm not going to beat you." तो बेकार में ही रहीम खान आवाजें लगाता रहा कि भागो मत बेटा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्यों भाग रहे तुम मेरे से डर के। लेकिन तब तक बच्चे ऑलरेडी जाके कहीं छिप गए। Meanwhile it had started drizzling।
और इतने में ही बारिश भी शुरू हो गई। He hurried towards home to tie up the bullocks before the big downpour came. जल्दी से वो भागता हुआ घर आया कि बैलों को फटाफट से बांध दे भीगने से पहले, और इससे पहले कि ज्यादा बिग डाउनपोर मीन भारी बारिश आ जाए। Entering his hut, Rahim Khan lighted the earthenware oil lamp. उसने दिया जलाया, लैम्प जलाया, placed some crumbs of bread of sparrows before he prepared his own dinner. अपना खाना बनाने से पहले हमेशा की तरह उसने चिड़ियों को खाना दिया, थोड़े से ब्रेड क्रम्स, थोड़ी सी रोटी के टुकड़े उसने डाल दिए उनको। ओ नुरू, ओ बुंदू, ही शाउटेड लाइक यूजुअल। हमेशा की तरह बच्चों को आवाज दे रहा था वो, लेकिन चिड़िया बाहर नहीं निकली। Anxious to find out what had happened to his friends, he peered into the nest and found the cottage scared and sitting huddled up within their feathers. तो anxious हो गया, उसको बड़ा हैरानी हुई कि हमेशा मेरी आवाज सुन के बाहर आ जाती हैं ये, आज क्या हो गया उसके दोस्तों को। He peered into the nest, उसने झांका उनके घोंसले के अंदर और क्या देखा, the quartet means जो चारों चिड़िया थी, they were scared, डरी हुई थी, हडल्ड अप बैठी हुई थी, सिकुड़ के ऐसे बैठी हुई थी सारी। Why? Underline because at the very spot their next nest lay, the roof was leaking, and Rahim Khan took a ladder and went out in the pouring rain to repair the damage. तो ठीक वहां पे जहां उनका घोंसला था, उसके ऊपर से छत जो थी वो टपक रही, इट वॉज लीकिंग। एंड रहीम खान ने फटाफट से सीढ़ी उठाई एंड छत पे चला गया ताकि वो जहाँ से वो छत जो है वो पानी जहाँ से आ रहा था उसको रिपेयर कर सके। By the time the job was done, जब तक ये काम हुआ, satisfactorily done मतलब अच्छे से हुआ, रहीम खान was thoroughly drenched, पूरी तरह से वो भीग गया था। Drenched means fully wet. As he sat on the cot, Rahim Khan sneezed. वहां पे आके बैठा अपने कमरे में, तो तब तक उसको सर्दी लग गई थी, छींकें आने लगी। But he did not pay heed and went to sleep. उसने ये जो छींकें थी, जो स्नीज थी, ये वार्निंग होती है कि आपको कोल्ड होने वाला, आप बीमार होने वाले। लेकिन he did not heed the warning. उसने ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही सो गया, डिनर भी नहीं किया। Next morning he awoke with high fever. अगली सुबह बहुत तेज बुखार हो। When the villagers did not see him going to the fields for several days, they grew anxious. इतने दिन तक जब देखा नहीं तो उनको बड़ी हैरानी हुई और थोड़े उत्सुक भी हो गए वो कि चलो देखें कहाँ है वो, कि व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, बाहर नहीं आ रहा कई दिन से। थ्रू अ क्रैक इन द डोर, थोड़ी सी दरार थी दरवाजे में, उसी दरार के हेल्प से उन्होंने देखा कि वो कॉट के ऊपर लेटा हुआ था और अपने आप से बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है? अंडरलाइन, ओ बुंदू, ओ नुरू, who will feed you when I am gone? The peasants shook their heads sympathetically. Oh, poor fellow, he has gone mad. We will send for his wife to look after him. अब वो क्या कह रहा है? ओ नूरू, ओ बुंदू, अब जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं नहीं हूँगा, तो कौन तुम्हें खाना खिलाएगा? अब वो तो बात कर रहा है अपनी चिड़ियों के साथ, लेकिन गांव वालों को तो नहीं पता, उनको लग रहा है कि वो अपने बात कर रहा है, एंड मे बी ही हैज गॉन मैड, ये तो पागल हो गया। चलो इसकी वी विल कॉल, अब इसकी बीवी को बुलाते हैं ताकि वो इसका ध्यान रख सके। Next morning, when Rahim Khan's wife, anxious and weeping, came over with the sons, a group of neighbors collected in sympathy. Underline this whole para. The door was locked from inside, and in spite of loud knocking, no one opened it. When they broke in their way, they found a large, gaunt frame of Rahim Khan lying in the brooding silence of the room, broken only by the fluttering of four sparrows. अगली सुबह जब उसकी बीवी और आई अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, सारा जो नेबरिंग जो हाउसेस थे, सब लोग सिंपैथेटिकली पास आ गए उनके। जो हट का दरवाजा था जो वो अंदर से बंद था, लॉक था,
किसी ने नहीं खोला था बार बार खटखटाने के बावजूद। एंड जब उन्होंने दरवाजे को तोड़ा, दे फाउंड द लार्ज गॉन्ट फ्रेम ऑफ रहीम खान। गॉन्ट मीन्स ह्यूज, बड़ी सी उसकी बॉडी जो थी, ह्यूज बॉडी थी, वो पड़ी हुई थी वहां पे रूम में। इन द ब्रूडिंग साइलेंस, ब्रूडिंग मीन्स डीप डार्क थॉट, मतलब जैसे बहुत गहन सोच में वो लेटा हुआ हो। और एक ही नॉइस था उस रूम में, उस ब्रूडिंग साइलेंस को एक ही नॉइस तोड़ रहा था। वो क्या था? द फ्लटरिंग ऑफ फोर स्पैरोज। So beta, in the end, K.A. Abbas has tried to tell us maybe that Rahim Khan died. He did not tell us exactly directly, but it seems like Rahim Khan dies because of the cold and the fever that he had. ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज उसकी, जैसे राइटर ने लिखा है कि उसकी गॉन्ट एंड लार्ज बॉडी जो है वो वहां पे पड़ी हुई है इन ब्रूडिंग साइलेंस। तो ही डाइड एंड ओनली लिविंग क्रीचर्स जो थे रूम में, दे वर द फ्लटरिंग फोर स्पैरोज। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं बेटा इस चैप्टर के, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी थीम्स हैं। वी लर्न अ लॉट अबाउट रहीम खान in the last part of the chapter. We will discuss them in our class. Okay, so we will discuss that when we meet.